नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस विज्ञान के महामैराथन दूसरे वीडियो में। इसी तरह से चैप्टर वाइज सारी वीडियो हम करा देंगे, तो आप हमारे इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि विज्ञान विषय से चाहे कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। आप हमारे साथ साथ अगर पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को लगा लीजिए और सुनते जाइए, बस सुन भर लीजिएगा। तो मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि विज्ञान से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम सीधे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा। हमको बस टॉपिक से टॉपिक मतलब रखना है आपसे, किसी तरह का बकवास नहीं करना है इस वीडियो में। और मैं चलता हूँ सीधे सीधे आपके इस वीडियो पे। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी अध्ययन में इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान विषय में 4 चांद लगाने का काम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। ये आपका चैप्टर जो दिख रहा है कोशिका एवं ऊतक, सेल्स एंड टिश्यू के बारे में दिया है। सेल्स और टिश्यू के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सेल्स और टिश्यू क्या होते हैं? कोशिका प्रत्येक जीवधारी की जो है संरचनात्मक इकाई होती है। को पता है कोशिका प्रत्येक जीवधारी की क्या है? संरचनात्मक इकाई है एवं क्रियात्मक इकाई है। देख रहे हैं, कोशिकाएं स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती हैं। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकी, और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आप कहेंगे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज जो किए थे लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। आगे चलेंगे। संसार का सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये बात बहुत ही फैक्चुअल चीज है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम संसार की सबसे छोटी कोशिका है। क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम यानी नामक ये परजीवी जीवाणु की है एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ऑस्ट्रिच का एग हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है, यानी ग्रेन्यूल सेल्स होती है सेरिबेलम की मानव शरीर में। ग्रेन्यूल सेल कहाँ पाई जाती है? सेरिबेलम में। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो होगी आप कह सकते हैं ओवम, अंडाणु कह सकते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम, अंडाणु है। तथा सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो आप बताएंगे न्यूरॉन होती है। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा। इसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका की अनुपस्थित होते हैं। इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर निर्मित होते हैं वे कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र अर्थात न्यूक्लियोटाइड के में मौजूद रहते हैं तथा ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, गाल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया इत्यादि जो होते हैं अनुपस्थित रहते हैं। परंतु इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 80S और 70S। 70S इसमें होता है प्रोकैरियोटिक में। और इसमें क्या होता है? इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। डीएनए जो होता है किससे नहीं जुड़ा होता है? प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा था। और हिस्टोन प्रोटीन की क्या होता है? अभाव होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल 1 होती है तथा इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल
ब्लू ग्रीन एल्गाई में पाए जाते हैं। फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे हम इसमें क्या है। ये आपका विलाई दे रहा है, ये राइबोसोम्स हैं, फिगर देखिएगा राइबोसोम्स वाला, राइबोसोम खाद्य कणिका, और ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम जिससे जुड़ा हुआ है, ये प्लाज्मिड है ये वाला। और ये कोशिका के बारे में दिया, कोशिका है ही। इसके बाद से ये सब सारी चीजें हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक का हो गया था। अब इसमें हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में जो भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, सारी चीजें यूकैरियोटिक में होती हैं। यूकैरियोटिक में इसमें पूर्ण रूप से जो है पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं था। इसमें केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, बल्कि प्रोकैरियोटिक में केवल एक था। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ आता है एवं हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी प्रकार तथा जंतु में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सभी प्रकार की जंतु में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्यक अंगक क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जो एक निर्माण कार्य करते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसका कार्य जो होता है श्वसन क्रिया को संपादित करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचनाएं मेसोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक मेसोसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आकार का ही जैसे ही होता है जाती है, जो श्वसन एवं कोशिका विभाजन का कार्य करती है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जो है से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जिसका फुल फॉर्म एटीपी का के रूप में संचित रहता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का भी यही लक्षण है। इसके बाद से चलेंगे हम अगले पेज पे, तो हम देखेंगे कि अगले पेज पे क्या है। इसको जूम करेंगे तो हमें मिलेगा, जूम करते हैं इसको, आगे चलिए। मिटा दें। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस पे आगे वाला चैप्टर में, आगे वाला पेज पे लवक के बारे में दिया हुआ है, प्लास्टिड के बारे में दिया हुआ है। क्या होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड के बारे में हम इसमें ध्यान से देखेंगे। ये जो प्लास्टिड होता है, इस लवक सभी पादप कोशिका एवं कुछ प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं उसमें पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है, सभी कोशिका एवं प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना हो गया में पाए जाते हैं। लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं ये होते हैं। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर जो है सिम्पर ने इन्हें 3 वर्गों में बांटा है। हरित लवक, पहला जो होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे कहते हैं। यह पर्ण हरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र हैं, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके बाद से आता है आपका वर्णी लवक। तो वर्णी लवक में क्या हो जाएगा, वर्णी लवक ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी हैं। कच्चे टमाटर पकने पर लाल के हो जाते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। इसमें सेब का जो लाल रंग होता है, सेब किसके कारण लाल रंग होता है, इसमें एंथोसायनिन के कारण सेब का कलर क्या होता है,
लाल होता है एंथोसायनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो होता है कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का रंग जो होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। और इसके बाद से आता है आपका अवर्णी लवक। वर्णी लवक तो आपने देख लिया। अवर्णी लवक में आएगा, ये रंगहीन लवक हैं जो पौधों के संचय अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाश से प्राप्त रहते हैं, अर्थात जड़ एवं भूमिगत तनों से, जैसे मक्का, आलू, गेहूं। सूर्य प्रकाश से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहां पे जितने भी अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, अवर्णी लवक कहते हैं। इसके बाद से आपका आएगा अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश संरचनाएं हैं जो कोशिका में अंतः झिल्लिका तंत्र यानी मेम्ब्रेन्स सिस्टम बनाती हैं। ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। यह अतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं एवं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती हैं। यह दो प्रकार की होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है चिकनी अंतःद्रवी जालिका। चिकनी क्यों होती है, इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी स्मूथ होती है। यह लिपिड स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होती है। उसके बाद से आता है आपका खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है। इसके बाद से आपका आता है गॉल्जी काय यानी गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गॉल्जी बॉडी को जो पौधों में कहा जाता है डिक्टियोसोम कहा जाता है। गॉल्जी काय का मुख्य कार्य जो होता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ये इनका जो काम होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स का काम होता है। जैसे जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं जो है संवेष्टन, पैकेजिंग, संग्रहण, स्टोरेज एवं श्रवण, सीक्रेशन करना है। गाल्जी का जो होता है ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। राइबोसोम, राइबोसोम्स क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए वह प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। यह अंतःप्रद्रवी जालिका को झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जंतु कोशिका में यह सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, अतः इन्हें पैलेट कण भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण जो होता है केंद्रिका के द्वारा होता है। इसके बाद से आपका टॉपिक जो आएगा वो आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। तो यानी ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो होता है गाल्जी कायों में तथा ये अतः कोशिकीय पाचन मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे आत्महत्या थैली यानी सुसाइडल बैग या पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। स्टीरोसोम आता है इसके बाद से। स्टीरोसोम्स क्या होते हैं, ये पादप कोशिका लाइसोसोम कहे जाते हैं। ये वसा का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। तारक काय व तारक केंद्रक, सेंट्रोसोम और सेंट्रियाइड, यह सभी जंतु कोशिका व जिन निम्न पादपों की कोशिकाओं जैसे हो गया फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा फर्न में पाया जाता है। तारक काय दो बेलनाकार संरचना तारक केंद्रकों से मिलकर बना होता है। इसके बाद से आपका मुख्य टॉपिक जो आएगा वो आएगा माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होता है, तो माइक्रोबॉडीज के बारे में देखेंगे। ये माइक्रोबॉडीज है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम यह पौधों में होने वाले प्रकाशीय शोषण यानी फोटो रिस्पायरेशन तथा कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 उत्पादन में सहायक होता है। ग्लाक्सीसोम, इसके बाद से पराक्सीसोम माइक्रोबॉडीज का ही दूसरा हो जाएगा।
ग्लाक्सिसोम यह मुख्यतः ग्लाक्सिलेट चक्र यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में भाग लेता है। इसके बाद से आपका टॉपिक आएगा रसधानी वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? यह कोशिका द्रव्य में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% तक स्थान घेरती है एवं उसे कठोरता तथा सहारा प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट रसधानियां अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का भी कार्य करती हैं। कोशिका में अचल संपत्ति जो होती है न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसके बाद से आता है केंद्रक। आपका मुख्य टॉपिक किसका हो जाएगा? केंद्रक का हो जाएगा। तो केंद्रक में देखेंगे, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स तथा अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम तो देखेंगे कि क्रोमोसोम्स के बारे में इसमें जो है जीन उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये सब प्रोकैरियोटिक है। इसी कारण इसे इनसिपिएंट यानी न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक निम्नलिखित 4 भागों से मिलकर बनता है। केंद्रक कितने भागों से मिलकर बनता है? 4 भागों से मिलकर केंद्रक बनता है। आगे चलेंगे, केंद्रक झिल्ली। पहला जो है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह दोहरी परत की एक जो है झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है। बाहरी झिल्ली जो है अंतः प्रद्रव्यीय जालिका से जुड़ी होती है जिस पर जो होता है राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम उस पर क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद से आपका जो केंद्रक द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके बाद से आता है केंद्रिका न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भी एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। यह राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थल, अतः इसे आरएनए भंडारगृह कहा जाता है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है। क्रोमेटिन जालिका यानी क्रोमेटिन नेटवर्क केंद्रिका द्रव्य में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जाल जो है क्या होता है? संघनित व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ यानी राड जैसी हो जाती हैं जिसे हम जो है बाद में गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमेटिन डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होती है। इसके बाद से आपका गुणसूत्र आ जाएगा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स आप देखेंगे गुणसूत्र। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडली धागे के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग जो होता है टेलोमियर कहलाता है तथा गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए यानी 40% एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो है 60% का बना होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 2n बराबर 46 यानी n बराबर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़े जो है स्त्री तथा पुरुष में समान रहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो है आपका स्त्री में XX तथा पुरुष में XY होता है। इसी 23वें जोड़े को जो है लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य में यह कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद से आपका अगला टॉपिक जो होगा, कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इन जीवों में लिंग का निर्धारण जो है पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है। ये देख रहे हैं फास्फेट समूह यानी शर्करा फास्फेट आधार और डीऑक्सीराइबोज हाइड्रोजन बंध है, न्यूक्लियोटाइड है।
इत्यादि शब्द दिया हुआ है। थायमिन, एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन का कलर दिया हुआ है क्या होता है। इसके बाद से आप आगे चलेंगे, डीएनए की संरचना थी। इसके बाद डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बारे में दिया हुआ है। तो डीएनए के बारे में आप देखेंगे, डीएनए एक जो है न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाती है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला होता है। डीएनए के कुछ मात्रा जो है केंद्रक अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती हैं। मूल रूप से यह आनुवंशिकी पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों की माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। पहला नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस में आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होता है और दूसरा जो होता है पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एडेनिन मिलेगा और ग्वानिन एक साथ मिलेगा। और पिरिमिडीन में बोलेंगे तो साइटोसिन होगा और थायमिन में होगा। यही जब आरएनए आएगा आपका तो थायमिन की जगह पे बदल जाता है और वहां पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो इसको आप जब हम ऊपर करेंगे तो देखेंगे शुगर। उसके बाद से पहला आपका क्या था, नाइट्रोजन क्षार, शुगर, दूसरा पार्टिकल जिससे डीएनए बना शुगर हो गया। डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में केवल राइबोज नाम की 5 कार्बन शुगर होती हैं। 5 कार्बन शुगर होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कितनी कार्बन शुगर होती हैं? 5। उसके बाद से आपका आ जाएगा फास्फोरिक अम्ल H3PO4। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा एडेनिन का थायमिन के साथ और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ पेयर बनता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार आ जाता है। अभी हम बताए हैं आपको कि यूरेसिल क्या होता है, आ जाता है। इसके बाद से आपका आता है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शुगर फास्फेट यानी बैकबोन, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं आरएनए की संरचनात्मक ढांचे के निर्माण करते हैं। ये ऋणात्मक रूप से आवेशित जलरागी यानी होते हैं जो डीएनए बैकबोन को जल के साथ बंधन बनाने में मददगार है। विभिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए खंडों को पुनर्योजित डीएनए तकनीकी के द्वारा समायोजित कर प्रकार्यात्मक डीएनए की रचना की जा सकती है। इसमें कह रहा है आगे देखेंगे, जंतु कोशिका से प्राप्त डीएनए के किसी भाग को जीवित कोशिका के बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत करना संभव है। कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से प्रयोगशाला में निर्मित किए जा सकते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य से बिखरा रहता है। यह एकल कुंडली संरचना है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो हम देखेंगे इसी में आगे क्या दिया हुआ है कि ये गैर आनुवंशिकी पदार्थ हैं, जिसके बारे में बता रहा था अभी। उसको क्या कह रहा है, ये गैर आनुवंशिकी पदार्थ हैं। यद्यपि कुछ वायरस जैसे जो होता है, कुछ वायरस जैसे टोबैको मोजैक, टीएमवी आदि में आनुवंशिकी पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए यानी जिसको बोलते हैं एम आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए को क्या बोलते हैं? एम आरएनए। यानी यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल से सिंथेसिस पर लाने का कार्य करता है। उसके बाद से दूसरा जो होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, इसको छोटा आरआरएनए बोलेंगे। इसका निर्माण है केंद्रिका में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम
संरचनात्मक संगठन प्रदान करना। इसके बाद से आता है आपका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। यह सभी आरएनए में छोटा आरएनए है। इसका मुख्य कार्य जो होता है अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना। अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना ही इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होलो के संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। डीएनए तथा आरएनए के बीच में तुलना यानी कंपैरिजन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए देख लेंगे तो डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन उपस्थिति केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है और आरएनए में जो होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इसके बाद से पिरिमिडीन क्षार आ जाएगा आपका। पिरिमिडीन क्षार में देखेंगे आप साइटोसिन तथा थायमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। आरएनए में क्या आ जाता है, साइटोसिन तथा यूरेसिल हो जाएगा। और इसमें पिरिमिडीन क्षार में कौन कौन सा होता है, डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन होता है। अब आगे देखेंगे, चलेंगे जंतु कोशिका के बारे में। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या होता है, प्यूरिन क्षार। तीसरा जो है प्यूरिन क्षार आता है। प्यूरिन क्षार में क्या क्या आएगा, एडेनिन ग्वानिन ये डीएनए में, और एडेनिन ग्वानिन ये डीएनए में ये भी रहेगा। और पेंटोज शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा डीएनए में और राइबोज हो जाएगा आरएनए में। यानी कार्य जो होता है आनुवंशिक सूचनाओं के हस्तांतरण का कार्य करते हैं और ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला आपका टॉपिक आएगा जीन, यानी जीन क्या होता है। तो जीन के बारे में आप देखेंगे, जीन जो है आनुवंशिकता की एक इकाई है। जीन डीएनए का एक भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो के अनुसार मानव में 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं। जीन अपना कार्य जो होता है एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया का जो क्या करता है, वो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। कोशिकीय उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, सेलुलर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। कोशिकीय उत्सर्जित पदार्थ में आपका आ जाएगा, ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो पदार्थ के लिए अनुपयोगी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उत्सर्जित पदार्थ हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे पहला हो जाएगा अफीम पोस्ता पपवेयर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है अफीम। कुनैन हो जाएगा सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। रेस्पिरिन जो होता है राउफ वेल्फिया की जड़ों से प्राप्त होता है। और निकोटीन जो होता है तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैफीन जो होता है कॉफी के बीजों से प्राप्त होता है। और थिन जो होता है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। मैरिजुआना जो है भांग से प्राप्त होता है। और एट्रोपिन जो होता है एट्रोपा की जड़ों से होता है। हींग आ जाएगा आपका पहला। इसमें हींग जो होता है फेरुला के पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन है। रबर जो है हीबिया पौधों के प्राप्त लेटेक्स है। कत्था जो है एकेसिया पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। कार्क जो है ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इस तरीके से आप देखेंगे जंतु तथा पादप कोशिका के बीच में अंतर क्या होता है। जंतु तथा पादप कोशिका के बीच में अंतर आकार के रूप में देख लेंगे आप। जंतु कोशिकाएं प्रायः छोटी होती हैं, 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होती हैं, और जबकि पादप कोशिकाएं जो हैं ये 10 से 100 माइक्रोमीटर तक लंबी होती हैं। एक ही बार दोनों देख लेंगे। ये पादप कोशिकाएं हैं। इसके बाद से आकृति देखेंगे। आकृति जंतु कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती हैं। ये गोलाकार अनियमित आकार की हो सकती हैं, जबकि पादप कोशिकाएं ज्यादातर आकार में समान होती हैं, चौकोर या घनाकार आकृति में होती हैं। उसके बाद से ऊर्जा संग्रह आएगा आपका।
जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। वृद्धि जो देखेंगे, जंतु कोशिका में आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में वृद्धि जो होती है मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि करने से होती है। इसके बाद से कोशिका भित्ति आएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें हो गया। अगले पेज पे चलेंगे, दोनों में डिफरेंस दिख गया तो हम अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, यानी कि लिंग सीलिया के बारे में देख लेंगे। पादप और जंतु और पादप में सीलिया के बारे में देखें। सीलिया क्या होता है? सीलिया, ये सीलिया जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका को गति प्रदान करना होता है। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सीलिया जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। साइटोकाइनेसिस आपका हो जाएगा। जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान केंद्रक द्रव्य विभाजित होकर अलग हो जाता है। उसके बाद से पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है, जिसमें कोशिका विभाजित होती है। इसके बाद से आपका आता है लवक, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक तथा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये पाए जाते हैं। रसधानी विलाई वैक्यूल्स जो होते हैं जंतु कोशिका में जो होता है छोटी छोटी रसधानियां विलाई पाई जाती हैं। पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो पादप कोशिका में 90% जो होती है क्या होती है स्थान घेरने वाली होती है। इसके बाद से इसको ऊपर करेंगे तो इसमें देख लेंगे दोनों कोशिकाओं में डिफरेंस देख लेंगे। और ये देख रहे हैं ये हो जाएगा जंतु कोशिका का सेल स्ट्रक्चर और ये जो हो जाए पादप कोशिका का सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद से आगे चलेंगे, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? कोशिका विभाजन, पत्री कोशिका पेरेंट सेल में नई संतति कोशिका यानी डॉटर सेल्स के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो इसका प्रकार है वो क्या है? समसूत्रीय विभाजन, समसूत्री माइटोसिस। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अतः यह विभाजन कोशिकाओं के गुणन वृद्धि मरम्मत आदि में के लिए होता है। समसूत्री विभाजन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक जो है केंद्रक काइरोकाइनेसिस एंड बी जो है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। दूसरा जो आपका आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस देखेंगे यह विभाजन जो है यह विभाजन प्रजनन अंगों के कोशिकाओं में होता है। यह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संगित संतति कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन कहा जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में से इस विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं जो निषेचन क्रिया द्वारा पुनः द्विगुणित जो होते हैं डिप्लॉइड अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तथा बी जो है अर्धसूत्री विभाजन जो होती है प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं अलग हो जाते हैं। ये होता है मियोसिस की विभाजन प्रक्रिया दिया हुआ है। इसके बाद से समसूत्रीय एवं अर्धसूत्रीय विभाजन के में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन ये कायिक कोशिकाएं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित है ड्यूप्लॉइड संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह जनन कोशिकाओं यानी रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित जो है युग्मक बनते हैं, निषेचन में जो क्या होते हैं भाग लेते हैं। इसके बाद से समसूत्री विभाजन का देखेंगे। यह विभाजन केवल एक चरण में होता है, पूर्ण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है 2 चरणों में पूर्ण होता है।
केंद्रक में एक ही विभाजन होता है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में समान रहती है। केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या जो है पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। उसके बाद से देखेंगे आप ये इस विभाजन में यानी समसूत्रीय विभाजन में जो होता है पूर्वावस्था अपेक्षाकृत सरल एवं कम अवधि की होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था 5 उप अवस्थाओं में बटे हो रहते हैं, जिसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकोनेसिस कहा जाता है। इसके बाद से समसूत्री विभाजन में इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, काइजेमेटा नहीं बनते हैं इसमें, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन में काइजेमेटा बनते हैं। यहाँ क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही संतति कोशिका का विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समसूत्री विभाजन में इसमें जो होता है सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं या द्विसूत्रीय डबल थ्रेड होते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र 4 सूत्रीय थ्रेडेड हो जाते हैं, जबकि मेटाफेज में दूसरा जो है समसूत्री विभाजन के समान के होता है। इसके बाद से आगे हम देखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसमें इस विभाजन में जो है समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है पैतृक कोशिका के समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के आधी रह जाती है। इस विभाजन में के परिणामस्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री वाले में 4 और समसूत्री वाले में 2, याद रहेगा आपको। ये महत्व जो है समसूत्री विभाजन में वृद्धि समस्त मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है समसूत्री विभाजन, जबकि ये जो है अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक है। गुणसूत्रों में जो है की संख्या क्या करने के लिए, समान रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या आवश्यक है? दूसरा आवश्यक है जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है अर्धसूत्री विभाजन। कुछ महत्वपूर्ण जो है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देखेंगे आप। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जो है रिस्पायरेशन का कार्य मीजोजोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य जो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। इसके बाद से गाल्जी काय आता है। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो होता है कोशिका सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि को पैकेजिंग करना। गाल्जी काय को किसी के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसके बाद से हरित लवक के बारे में देख लीजिएगा। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भोजन का निर्माण होता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन अनकंट्रोल्ड मिटोसिस से कैंसर हो जाता है। अनकंट्रोल्ड मिटोसिस से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं में जैसे राइबोजियम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। पादप में जंतु कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जाता है। इसके बाद से आ जाएगा उत्तक। उत्तक के बारे में आप देखेंगे तो उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। उत्तक कोशिकाओं को ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के अधिकांश उत्तक यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं, जिनमें अधिकांश मृत होते हैं। इसके विपरीत जो है जंतुओं के अधिकांश उत्तक जो होते हैं जीवित होते हैं। इसके बाद से आता है प्रकार पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। उत्तकों को विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को जो है हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पादप उत्तकों को कितने वर्गों में, 2 वर्गों में मुख्यतः हम विभाजित करते हैं। प्रमुख वर्गों में रखा गया है विभजक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक।
परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतक ऊतक क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका कार्य, मुख्य कार्य जो होता है कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर कोशिकाओं का निर्माण करना। कोशिकाएं विभाजित होकर पौधों की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में सहायक होती हैं। पौधों की जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं पार्श्व भाग में पार्श्व विभाज्योतक ऊतक लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? पाया जाता है, उपस्थित होते हैं। पत्तियों के आधार पर, यानी कि पत्तियों के आधार पर अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो अस्थायी ऊतक के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्न है। विभाज्योतक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती हैं तथा इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। ये आपस में सघनता से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक एवं सघन पर्याप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके बाद से आप देख लेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? सबसे ऊपर शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक हो गया यहाँ, और जो होता है शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य होता है। और बीच में आप देखेंगे अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है, पर्व संधि के मध्य की लंबाई में वृद्धि करता है। ये पार्श्व साइड से पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। उसके बाद से आपका आ जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक को देखेंगे आप ध्यान से, तो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। उसके बाद से ये बीच में जो चल रही है संवहनी एधा होती हैं, ये कार्क एधा होता है। और इसके बाद से जो होता है मूल रोम होते हैं, ये मूल गोप जो होते हैं, मूल कैप यानी रूट कैप होते हैं। इसके बाद से आपका जो होगा अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। और अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। पर्व संधि अभी देखे हैं आप कि पर्व संधि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब अगले पेज पे चलेंगे और हम देखेंगे कि पर्वांतर की लंबाई में वृद्धि उन ऊतकों की सक्रियता के कारण होता है। पर्वांतर में लंबाई में वृद्धि उन ऊतकों की सक्रियता के कारण होता है। ये घास, कुल, चावल जो है, चावल हो गया, मक्का हो गया, गन्ना इत्यादि पौधों में पाए जाते हैं। इसमें देख रहे हैं पर्वांतर, ये पर्वांतर इसके और इसके बीच की ये जो बना हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको पर्वांतर बोलते हैं। दो देख रहे हैं दो साइन, इनके और इसके बीच में क्या बोलेंगे? पर्वांतर बोलेंगे। और जहाँ पे ये इसी चीज को जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, इसको पर्व संधि बोलेंगे। इसी तरीके से ये वृद्धि क्षेत्र होता है। और अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक बोला जहाँ से ये निकल रहा है, ये पर्वांतर बोलेंगे, ये दोनों में पर्वांतर। आगे देखेंगे तो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक क्या होता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक। ये ऊतक पादपों के किनारों के भागों में अवस्थित होते हैं। यह कार्क कैम्बियम के रूप में छाल बार्क के नीचे पाया जाता है। यह पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। पौधों की चौड़ाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। यह शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, यह पर्वांतर आपको दिख रहा है, यह पार्श्व विभाज्योतक ऊतक है। यह पर्व संधि हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? पत्ती हो जाएगी आपकी। आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे अस्थायी ऊतक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू देखेंगे, अस्थायी ऊतक विभाज्योतक ऊतकों से बने होते हैं। इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। अस्थायी ऊतकों को एक निश्चित आकार होता है। ये कोशिकाएं जीवित या मृत होती हैं। कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। इसमें रसधानी युक्त कोशिका द्रव्य होता है। इस अस्थायी ऊतक को मुख्यतः दो भागों में, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक में विभाजित किया गया। पहला हम देखेंगे सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? ये वे ऊतक हैं जो एक समान कार्य करते हैं। समान कार्य की कोशिकाओं में निर्मित होने, समान उद्भव एवं समान कार्य करने के कारण ये सरल ऊतक कहलाते हैं। इसके जो है निम्न प्रकार हैं। तो पहला जो हो जाएगा मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा। यह पौधों का संरक्षण करता है एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। साथ ही उत्सर्जी पदार्थों तथा गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। मांस में जल वहन मृदु ऊतक द्वारा ही होता है। आगे देखेंगे इसमें आप, तो स्थूल कोण ऊतक आ जाता है। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा,
यह पौधों की यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भी भोजन का निर्माण करता है। दृढ़ उत्तक जो होता है स्क्लेरन काइमा, इसके बाद से आपका होता है दृढ़ उत्तक स्क्लेरन काइमा। यह रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। पौधों के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी यह जो होता है रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये देख लेंगे आप, ये अंतर कोशिकीय स्थान है जो ये, उसके बाद से ये मृदु उत्तक हो जाएंगे पैरेनकाइमा, ये स्थूल कोण उत्तक हो जाएंगे कोलेनकाइमा। इसी में आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये जल खनिज तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम को देखेंगे तो जाइलम में ये पौधों को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। ये जो जाइलम होते हैं पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्हें जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। ये भूमि का जल प्रासरण दबाव द्वारा मूल रोमों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद से आता है फ्लोएम। ये जीवित उत्तक होते हैं जो भोजन को पत्तियों के पौधे के ऊपर भागों तक यानी जो फ्लोएम है सभी भागों तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। यह वृक्ष की छाल को आंतरिक परत है। किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तो जड़ तत्व जो है जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। फ्लोएम जब खत्म होगा तो वृक्ष क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक भोजन पहुंच नहीं पाएगा। फिर अगले पेज पे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जाइलम एपिडर्मिस है कैसे होता है। ये जाइलम हो गया, मज्जा हो गया ये, और ये कार्क आपको देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस है और ये फ्लोएम है, उसके बाद से कैम्बियम है। उसके तने का अनुप्रस्थ काट था। अनुप्रस्थ काट जब आप काटेंगे उसको तने को अनुप्रस्थ काट में तो दिखेगा। ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक में भोजन का संवहन हो रहा है। ये भोजन का संवहन अंतःवित्तीय चालनी नलिकाएं हैं, दो तरफा संचलन है और जीवित कोशिकाएं, परंतु सहारे की क्या है आवश्यकता है इनको। उसे के बाद से आएगा उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र क्या होता है? जब एक या एक से अधिक उत्तक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो उत्तकों के समूह को उत्तक तंत्र कहते हैं। पौधों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक का कार्य सुरक्षा प्रदान करना एवं जल की हानि को रोकना है। भरण उत्तक का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्र करना तथा सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना है। इसके बाद से आपका होता है संवहन उत्तक का कार्य जल खनिज लवण तथा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करना है। द्वितीयक वृद्धि होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? अधिकांश द्विबीजपत्री में एधा कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि हो जाती है, जो द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। वार्षिक वलय जो होता है एनुअल रिंग, तो एनुअल रिंग क्या होता है? वार्षिक वलय विभिन्न ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ये वार्षिक वलय 1 वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी गिनती कर वृक्ष की अवस्था को जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद से आता है जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? सभी बहुकोशिकीय प्राणियों के 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अब उत्तकों का ये प्रकार देख लेंगे आप। जंतु उत्तक। जंतु उत्तक क्या होता है? तो जंतु उत्तक 4 भागों में बटा है। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और उसके बाद से तंत्रिका उत्तक। तो उपकला उत्तक भी आपको देखने को मिलेगा कि सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम और रोमक एपिथेलियम। संयोजी उत्तक 2 प्रकार का है, अरेखित एवं अनैच्छिक।
यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इसमें। दूसरा ये और हृदय पेशी, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी, हृदय पेशी होता है। अब इसके बाद से हम देख लेंगे कि ये जो होता है आपका संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के कौन कौन प्रकार होते हैं? तो आपका एक होता है वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा होता है कंकाल उत्तक और तीसरा होता है तरल उत्तक। तो वास्तविक संयोजी उत्तक भी आपका जो होता है कि 5 प्रकार का होता है। एरियोलर वसा संयोजी उत्तक, श्वेत उत्तक, टेंडन और लिगामेंट। कंकाल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक अस्थि होता है, दूसरा उपास्थि उत्तक होता है। और तरल में जो हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट हो जाएगा। अब चलेंगे हम उपकला उत्तक पे, एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? उपकला उत्तक का कार्य जो होता है शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना, साथ ही श्रवण या उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया पूर्ण करना। यह शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है। एपिथेलियम उत्तकों को जो है 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आवरण कवरिंग एपिथेलियम या ग्रंथिल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम उत्तक जो होता है विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं जो ग्रंथि ग्लैंड का निर्माण करते हैं। यह कवरिंग एपिथेलियम को 2 भागों में बांटा गया है, सरल एवं संयुक्त, सिंपल एंड कंपाउंड में बांटा गया है। सरल एपिथेलियम उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। सरल एपिथेलियम उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सल्की एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये त्वचा को बाहरी परत पर पाए जाते हैं एवं जिह्वा ग्रासनली आहार नाल के स्तर बनाते हैं। असमकार एपिथेलियम, कोलिमनर एपिथेलियम क्या होता है? इनका कार्य अवशोषण, श्रवण एवं अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी है। घनाकार एपिथेलियम आता है, इसके बाद से क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्यूबाइनल जो देखेंगे आप, इस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि तथा वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद से आता है रोमक पश्चिमी। ये एपिथेलियम कहाँ है? इनकी मुक्त सतह का रोम जो है सीलियम पर पाए जाते हैं। ये अंडवाहिनी, श्वासनली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं। इसके बाद से चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि एपिथेलियम टिश्यूज, ये देख रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में दिया है। ये सिंपल है क्यूबाइड, और ये जो होता है सिंपल स्क्वैमस। और इसके बाद से ऊपर और नीचे देखेंगे और तो ये क्या है? सिंपल कॉलमनर और ये पश्चिमी एपिथेलियम। तो संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देख लेंगे। यह उत्तक जो होता है शरीर के सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर के आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इन उत्तकों की उत्पत्ति जो है भ्रूण मेसोडर्म से होती है। शरीर में उत्तक सबसे अधिक पाए जाते हैं। यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ये जो होता है वास्तविक संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, और बी जो होता है कंकाल उत्तक स्केलेटन टिश्यू, और तीसरा सी जो होता है फ्लूइड टिश्यू होता है। और उसके बाद से आता है वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। कौन कौन आएगा वास्तविक संयोजी उत्तक में? तो एरियोलर उत्तक हो जाएगा। इन्हें लचीले संयोजी उत्तक भी कहते हैं। ये विभिन्न उत्तकों को, अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं इसमें। इसके बाद से फाइब्रोब्लास्ट देखेंगे तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कोलेजन एवं इलास्टिन तथा फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और मास्ट कोशिकाएं जो होंगी आपको हिस्टामिन, हिपैरिन तथा सेरोटोनिन ये नामक प्रोटीन स्रावित करेंगी। माइक्रोफेजेज सूक्ष्म जीवों एवं विजातीय कणों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे ये सब जो है एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक का क्या है? फिगर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं ध्यान से। और इसके बाद से हम आगे चलेंगे। तो आगे चलेंगे देखेंगे क्या ये वसा संयोजी उत्तक आता है। इसके बाद से एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं
यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये वसा का संश्लेषण, संग्रहण एवं जो है उपापचय करते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों के ताप क्षय से बचाता है। इसके बाद से आपका आता है श्वेत ऊतक, व्हाइट टिश्यू। तो व्हाइट टिश्यू होता है, ये विशेषीकृत संयोजी ऊतक है। कपाल हड्डियों, स्कल बोन्स के बीच इनकी उपस्थिति उन्हें अचल बनाती है। उसके बाद से आता है टेंडन। यह घना मजबूत तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। लिगामेंट आता है इसका। आपका लिगामेंट क्या होता है? यह एक घना तंतुमय फाइब्रस संयोजी ऊतक है। ये अस्थियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अस्थियों को जोड़ने के कारण जो है, जोड़ों के कारण ही मनुष्य अपनी गर्दन, उंगलियां, पैरों आसानी से क्या कर सकता है? घुमा पाता है। अगर जोड़े नहीं होते तो वहां पे अपना क्या होता है? आदमी घुमा नहीं पाता। इसके बाद से आता है आपका स्केलेटन टिश्यू, इस कंकाल ऊतक स्केलेटन टिश्यू में आएगा। यह शरीर को एक अन्य ऊतकों के सहारा प्रदान कर उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह शरीर का अंतः कंकाल इंडोस्केलेटन बनाता है जो कशेरुक जंतुओं को विशेष लक्षण या कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि कार्टिज ऊतक या अस्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक जो होता है यह एक ठोस परंतु अर्ध कठोर लचीला संयोजी ऊतक है। इसे मैट्रिक्स की रचना यानी कोड्रीन नामक प्रोटीन से होती है। इसकी कोशिकाओं का पोडोसाइट्रस का जो एक छोटे से लैकुना में अवस्थित होती है। इसके बाद से आप देखेंगे अस्थि ऊतक यानी बोन टिश्यू क्या होता है? अस्थि ऊतक यह एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूती संयोजी ऊतक है। इसका मैट्रिक्स ओसेन नामक प्रोटीन का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट एवं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड लवणों में समृद्ध होते हैं। इसका कोशिकाओं का ऑस्टियोसाइट, इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली खोखली गुहा, हालो जो होती है स्थान को हम मज्जा गुहा कहते हैं, कैविटीज कहलाती है। एडिपोज ऊतकों में भरी मज्जा गुहा को हम जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहलाती है। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो अस्थियों के सिरे पर पाई जाती हैं तथा अस्थियों के मध्य पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो पाई जाती हैं। लाल अस्थि मज्जा द्वारा, इसमें देखेंगे लाल अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं तथा पीली अस्थि मज्जा द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि किसके जो है रुधिर, लाल रुधिर बनेगा और किससे जो है श्वेत अस्थि मज्जा बनेगा। इसके बाद से आपका आता है इसी में स्पंजी अस्थि यानी रक्तवाहिकाएं, और इसके बाद सघन अस्थि यानी पीली अस्थि, अस्थि मज्जा है ये। इसके बाद से आपका तरल ऊतक देख लेंगे, फ्लूइड टिश्यू। तरल ऊतक में क्या हो जाएगा? रक्त या रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। इनकी कोशिकाएं प्लाज्मा नामक द्रव से स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो इसमें और देखेंगे आप, ये रेड ब्लड सेल्स हैं यानी प्लेटलेट्स हैं, और उसके बाद से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इसके बाद से आपका आएगा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। प्रचालन एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशीय ऊतकों की आवश्यकता होती है। गतिशीलता, मोबिलिटी एवं संकुचनशीलता, कंट्रैक्टिसिटी जीवों के शरीर महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इस गतिशीलता और कुंचनशीलता मायोसिन एवं एक्टिन नामक संकुचनशीलता प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशियों मानव शरीर का औसतन 40-50% भाग बनाती हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, अरेखित या अनैच्छिक, अनस्ट्रिप्ड इनवॉल्वेंट्री मसल्स, दूसरा होता है रेखी या स्ट्रिप्ड वॉल्वेंट्री मसल्स, और तीसरा जो होता है हृदय पेशी यानी कार्डियक और हार्ट मसल्स होता है। इसके बाद से रेखित, अरेखित या अनैच्छिक पेशी जो होता है, अरेखित पेशी संकुचन जंतु इच्छाधीन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये आयरिस जो हो गया आपका, ये पुतली, ये आँख का पलक जो होता है गिरता रहता है, ये अनैच्छिक है।
उसके बाद से वृषण हो गया, टेस्टिस हो गया, अमाशय हो गया, रक्त वाहिनियों में पाई जाती हैं। आहार नाल में भोजन का जो है प्रवाह इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। इसके बाद से आप देखेंगे अगला जो है ये रेखित या ऐच्छिक पेशी क्या होते हैं। रेखित या ऐच्छिक पेशी क्या होते हैं। रेखित पेशी जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, जिस कारण इन्हें कंकाल पेशी, स्केलेटन मसल्स या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक मायोफाइब्रिन होते हैं। यह बाह, पैर, गर्दन आदि अंगों पर पाई जाती हैं। ये पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं। इसके बाद से आपका आता है हृदय पेशी। हृदय पेशी में हृदय की भित्ति बनाती है। इनमें अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं, परंतु स्वभावतः अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी होती है। इनमें संकुचन प्रसारण होता रहता है। इनके संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर स्वयं पेशियों के द्वारा होता है, नियंत्रण होता है। नोट, सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। ये याद रहेगा आपको कि सबसे मजबूत अगर पूछेगा तो किसका होता है, जबड़े की होती है मांसपेशियां। तंत्रिका ऊतक आता है आपका न्यूरल टिश्यू। इसके बाद आपका आता है न्यूरल टिश्यू। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। शरीर के समस्त अंगों में कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना इसकी विशेषता है। तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इस न्यूरॉन के एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे एक्सन कहते हैं। न्यूरॉन में छोटी शाखा वाले अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इस तंत्रिका कोशिका में 1 मीटर लंबी हो सकती है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। एक न्यूरॉन से एक्सन अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। आगे देखेंगे, ये आपको न्यूरॉन का फिगर दिख जाएगा। ये आपका चैप्टर होता है समाप्त आपका। और ये अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फिगर का न्यूरॉन का तो ले सकते हैं। और इस वीडियो में अगर अंत तक बने हैं, शुरू से लेकर अंत तक बने हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको साइंस में हराने वाला कोई नहीं होगा। मैं जिस तरह से कह रहा हूँ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अंत तक बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।